हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब बढ़िया। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा जब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं, या फिर जब कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा। तो जो बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? द बॉडी विच इज एट रेस्ट विल बी इन रेस्ट टिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लिख लो बच्चों, द बॉडी इज इन रेस्ट will continue to be at rest unless some external force applied on it। ठीक है बच्चों, this is called inertia of rest। for example, अगर मेरे पास टेबल पे ऐसा कोई बुक रखा हुआ है, राइट, तो ये तो रखा ही रहेगा जब तक मैं इसको हिलाऊं नहीं या उठाऊं नहीं, राइट। यहीं पे रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। सिमिलरली कोई ग्राउंड में अगर फुटबॉल है ऐसा कोई, जब तक मैं इसको किक नहीं मारूं ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, वहीं रखा रहेगा। या जोर की कोई हवा ना चले, राइट, हवा भी जोर से चले तो हो सकता है हिल जाए, तो हवा भी जो फोर्स लगाएगा ना, दैट इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर। तो फोर्स तो चाहिए एनीवे, या मैं लगाऊं या कोई और लगाए, तब ये मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। ठीक है। दूसरे को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उससे कोई फोर्स रोके नहीं, या उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करे, या उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करे। तो इसमें क्या लिखे? द बॉडी इन मोशन, द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू to be in same state, will continue to be in same state, मतलब मोशन में रहेगा, unless some external force applied। ठीक है बच्चों, जैसे कोई अगर फुटबॉल है और मूव कर रहा है ना, कुछ वेलोसिटी है, तो अगर इसको रोकना है तो कौन रोक सकता है इसको? या तो मैं इसको इधर से आकर रोक दूं, या नहीं तो किसी वॉल पे जाकर स्ट्राइक कर दे, वहां रुक जाए, या फिर नहीं तो फ्रिक्शन बाय द ग्राउंड अगर है, ग्राउंड में अगर फ्रिक्शन है तो उसको रोक देगा। तो कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए इसको रोकने के लिए, आइदर मे बी फ्रिक्शन, या फिर मैं रोक दूं, या कोई वॉल आ जाए बीच में, then only it can be stopped, right? Otherwise ये मूव करता रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। बच्चों आगे हमें देखना है मास एंड इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर एक बॉडी के पास होता है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं, उसके पास ऑलरेडी है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनर्शिया बिहेवियर,
इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास है तो वो मास के अकॉर्डिंग उसकी इनर्शिया का बिहेवियर देखने को मिलता है। मतलब जो जो ज़्यादा हैवी बॉडी है वो अपने आप को चेंज नहीं होने देना चाहता है, ना ही रेस्ट ऑफ मोशन में, ना ही मतलब रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और उससे बड़ा मुश्किल होगा उसको हिला पाना, उसको वेलोसिटी देना या एक्सेलरेट करना। या फिर कोई हेवियर बॉडी अगर मूव कर रहा है, राइट, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा उसे रोकना, राइट। उसके लिए हाई फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो मतलब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जो बॉडी है अपने अंदर स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को अपोज करता है। अगर वो दौड़ रहा है तो उसे बोलेगा भाई मेरे को दौड़ने दो, वो रेस्ट पे नहीं आना चाहेगा। लेकिन अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, उसे हिलाना मुश्किल होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। आप लोग इसको लिख सकते हो, डेफिनेशन भी है, एग्जाम्पल भी है। इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच बॉडी, मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट है, शुरू से ही है। by virtue of which the body resists any change in the state of rest or motion. This is because of the mass of the body, right? Higher the mass, कोई क्लास में कोई मोटा फ्रेंड होगा ना, उसको हिला के देखना, वो हिल नहीं पाएगा तुमसे, राइट। उसके पास इनर्शिया बहुत ज्यादा, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, राइट। या फिर अगर कोई हेवियर फ्रेंड है तुम्हारा दौड़ के आ रहा, उसे रोकना ही बड़ा मुश्किल है, करके देखना, रोक ही नहीं पाओगे, मुश्किल होगा रोकना। So higher the mass, higher is the inertia of the body. It means heavier body is difficult to stop or difficult to move, right? For example, cricket ball is difficult to move than a tennis ball. Cricket ball देखा आपने उन्हें, लेदर वाला बॉल जिससे मैचेस होते हैं जनरली, इंटरनेशनल मैचेस, वो हेवी होता है। और जो टेनिस का बॉल लोगे वो काफी हल्का होता है एज कम्पेयर टू लेदर बॉल। अब फेंक के देखो, आप लोग जब फेंकोगे तो क्रिकेट बॉल जो हेवियर है वो ज्यादा फोर्स चाहिए उसके लिए, उसको डिफिकल्ट टू मूव है। लेकिन टेनिस बॉल आप फेंक सकते हो दूर तक, राइट। सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। हमें बोला जाएगा किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो हम लोग मास पहले चेक करेंगे। हाँ, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो इनर्शिया क्या है? सिर्फ बिहेवियर। इनर्शिया एक ऐसा बिहेवियर है जो हर एक स्टेट को रोकना चाहता है, अपोज करता है, राइट। रेस्ट पे है तो मोशन को अपोज करेगा, मोशन पे है तो रेस्ट को अपोज करेगा, रेस्ट पे आना नहीं चाहेगा, राइट बच्चों। इसको नोट डाउन करो बच्चों अच्छे से। ये दूसरा एग्जांपल है इनर्शिया का। आप देख सकते हैं, वी हैव ए ग्लास, ग्लास के ऊपर एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन है, ठीक है बच्चों। हमने जब कार्ड पे फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये कार्ड तो आगे चला गया लेकिन कॉइन नीचे गिर गया, कॉइन साथ में नहीं गया, ऐसा लगाया ना, मोमेंटरी फोर्स। तो इससे क्या होता है बच्चों, कॉइन पहले भी रेस्ट पे था और हमने कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया। हमने कहां फोर्स लगाया, हमने इस कार्ड पे फोर्स लगाया, तो कार्ड तो एक्सेलरेट हो गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कॉइन रेस्ट पे रहना चाहेगा, यहीं पे रहना चाहेगा, लेकिन हवा में कैसे रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटी पुल वो नीचे गिर जाएगा, राइट। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कॉइन पहले रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पे रहना चाहता है, इसलिए वो नीचे गिर गया, कार्ड आगे चला गया, क्योंकि कार्ड पे हमने फोर्स लगाया है, राइट। कॉइन पे लगाएंगे तो कॉइन आगे चला जाएगा, कार्ड नहीं रहेगा, राइट बच्चों। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, आप लोग घर पे ट्राई करके देख सकते हो। आप मोमेंटरी फोर्स लगाना है ऐसे, कॉइन नीचे गिरेगा ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक है बच्चों। तो ये आप दूसरा एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एग्जांपल 3 लिख सकते हैं हम लोग। कोई एक कारपेट है, हैंगिंग कारपेट है, ऐसे डिजाइन होते हैं ना कारपेट में, तो ऐसा कुछ कुछ डिजाइन दे दो। कारपेट को अगर मैं स्टिक से बीट करें, स्टिक से अगर इसे मारे तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स बाहर आने लगते हैं, है ना। तो स्टिक के साथ कारपेट तो मूव कर जाएगा थोड़ा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आने लगेंगे, जैसे इस केस में हो रहा था ना। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल, सेम काइंड ऑफ।
इसके आगे हमें करना है लीनियर मोमेंटम। यहां लिखो लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले लिख लो द एनी मास विच इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और अगर इस वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो मोमेंटम भी चेंज होगा, राइट। अगर मैं लिखूं चेंज का सिंबल ट्रायंगल से देते हैं, डेल्टा पी डेल्टा, दोनों तरफ मैंने चेंज लगाया है तो डेल्टा पी, मास तो चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है क्योंकि हम लोग मास बॉल फट गया हो ऐसा हो नहीं रहा है, बॉल इज सिंपली गोइंग ऑन। और अगर मैं डिवाइड बाय टी कर दूं बोथ द साइड्स, ठीक है, तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन स्मॉल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या मिलेगा मुझे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्सेलरेशन m इंटू ए। दैट मीन्स डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डेल्टा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूं। जिसको नोट डाउन कर लो, जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूं। मोमेंटम 1 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी 1। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी हो सकता है चेंज हो गया होगा, तो मोमेंटम 2 इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम में क्या लिखूंगा? चेंज इन मोमेंटम, ये हो जाएगा P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या इनिशियल माइनस फाइनल भी आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। P2 का मतलब हो गया mv2, P1 का मतलब हो गया mv1, m इंटू v2 माइनस v1, ये हो गया। दैट मीन्स मुझे क्या मिला? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस v1, यही तो मिला। और अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं सपोज ऐसा, तो इसी को मैंने यहां डेल्टा पी लिखा है। चेंज, चेंज को ही तो लिखते हैं ना ट्रायंगल का साइन देके, तो घबराना नहीं है बच्चों, बोथ आर सेम थिंग। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। या आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों ही केसेस में मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। नोट डाउन कर लो बच्चों। अब लिख लो न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा था कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, मैं किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहा हूं तो डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स मास होगा। मतलब जितना ज्यादा जो हेवी मास होगा, फोर्स भी तो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा ना। ऑल्सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब अगर किसी बॉडी पे मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट होगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन, और वी कैन से फोर्स इज इक्वल टू ma। किसने दिया था ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, ये न्यूटन ने दिया था। तो यहां पर फोर्स इनटू मास, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह मैं फोर्स लिख सकता हूं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स ओनली, ऐसे। ठीक है बच्चों।
ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखूं फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ मास जो है वो इनवर्सली रिलेटेड हो गया, होना भी चाहिए। आपका जो हेवी फ्रेंड है, बहुत हेवी है, तो उसको एक्सेलरेट करना बड़ा मुश्किल काम है ना। और जो दुबला पतला सा कोई फ्रेंड होगा क्लास में, वो धक्का दे के देखना बहुत दूर तक जाएगा वो, राइट। जस्ट सेइंग एग्जांपल, डोंट फाइट इन द क्लास। तो हेवी मास को एक्सेलरेशन देना मुश्किल काम है। मास हैवी तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल, ये फॉर्मूले से ही पता लग गया हमारे को। प्लस हम लोगों ने लाइफ में जनरल एग्जाम्पल भी बहुत सारे देखे हैं। हेवी मास को एक्सेलरेट करना मुश्किल काम है। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो मैं ग्राफ्स भी बता देता हूँ बच्चों। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस आगे क्लासेस में जाओगे तो ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ्स के नॉलेज होना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। हमने अभी फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू एम ए, राइट। अगर मेरे को बोला जाएगा ड्रॉ ग्राफ फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन। देखो, फोर्स और एक्सेलरेशन बिल्कुल आमने सामने है ना, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड है। और जब भी डायरेक्टली रिलेटेड चीजें अगर हमारे को गिवन हो तो उसका जो लाइन बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। दिस इज फोर्स, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस केस में क्या है, मास कांस्टेंट। ये फोर्स अगर जीरो होगा, ये ओरिजिन है ना, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो है ना, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। 2 बोला जाएगा फोर्स वर्सेस मास के लिए ड्रॉ करो। तो फोर्स और मास भी बिल्कुल आमने सामने में डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब मास अगर बड़ा होगा तो फोर्स भी बड़ा लगाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज फोर्स, दिस इज मास, दिस इज अगेन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, याद होना चाहिए। और अगर मुझे बोला जाए एक्सेलरेशन वर्सेस मास में ड्रॉ करो, तो ये मास कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, क्योंकि ए के सामने मास नहीं है, ए के सामने के नीचे मास है। तो क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। तो इस केस में जो ग्राफ ड्रॉ होगा मास और एक्सेलरेशन का, वो ऐसा ड्रॉ होगा। इस केस में फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। दिस वन। ठीक है, तो ये ग्राफ एग्जाम में किसी भी रूप में आ सकता है, आपको ये ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला में दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, राइट। जैसे आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच सब लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि जैसे ही बॉल आता है, बॉल कैच करता है, तो बॉल हाथ यहाँ रुकता नहीं है, वो पाम को पीछे ले जाता है, ऐसा ऐसा। क्यों करता है ऐसा, इसका आइडिया है कुछ? भाई कैच लेना है ना, यहीं पे हाथ को रोक के रखो, कैच तो आ ही रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, पीछे तक ले जाते हैं। इससे जो बॉल का इंपैक्ट है वो कम होगा। क्यों कम होगा, वो इस फॉर्मूले में इसका आंसर है। देख लो आप लोग, फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। मोमेंटम तो है बॉल में, क्योंकि बॉल जब मेरे पास आ रहा है कोई बॉल, तो उसके पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, यानी मोमेंटम तो है।
तो मैंने क्या किया, पीछे तक ले गया, मैंने टाइम को बढ़ा दिया, बिल्कुल टाइम को बढ़ा दिया, क्योंकि जब मेरे हाथ में आया तो मैं उस पर ऐसे नहीं रखा, पीछे तक ले गया, तो टाइम तो ज़्यादा मिला ना बॉल को। तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कम लगेगा मेरे हाथों में। बहुत सारे को देखा होगा आपने, जो न्यू कमर है, जो नया नया सीख रहे होंगे खेलना, वो बॉल को रोकने के लिए हाथ का ऐसे ही रखेंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे, उनको हथेली में बहुत चोट लगेगी, पाम में चोट लगेगी, रेड हो जाएगा उनका पाम, डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन अगर आप ऐसे कैच लेते हो, आपको चोट बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, राइट। सो टाइम गैप ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, टाइम गैप कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये गुड एग्जांपल है मोमेंटम, टाइम और फोर्स को रिलेट करने के लिए। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। मोमेंटम, फोर्स और टाइम को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम moving with 30 meter per second is brought to rest by a player in 0.03 second. Find the change in momentum. Find the average force applied by the player. पहला काम है निकालना चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो मुझे पता है, मास इंटू वेलोसिटी। यानी कि अगर मुझे मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम निकालना है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। मास को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, ऐसा यूनिट। तो मास में क्या लिखूंगा, 100/1000, दिस इज 0.1 kg मास। ठीक है, मास हमेशा केजी में लेते हैं, डिस्टेंस मीटर में लेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मास तो आ गया। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है p1, मास 0.1 kg और वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड। दिस इज इनिशियल मोमेंटम। ब्राउट टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो मैं p2 क्या लिखूंगा, मास इंटू 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, 0 वेलोसिटी, 1 और 2। ठीक है, तो चेंज डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम, ये मैं निकालूंगा p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 0.1 इंटू दिस, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। मास मीन्स केजी और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, सो केजी मीटर पर सेकेंड -3 kg मीटर पर सेकेंड इज द चेंज इन मोमेंटम। आ गया सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या होगा, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। चेंज इन मोमेंटम हमने अभी निकाला -3, और टाइम कितना है मेरे पास 0.03, तो दिस इज योर 100 न्यूटन। मतलब 100 न्यूटन का एवरेज फोर्स किसने लगाया, उस प्लेयर ने लगाया उसको रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट भेज सकते हो मुझे। हाँ बच्चों, आगे है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद सुना भी होगा, कि कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मूवीज में देखे होंगे, टीवी में, सीरियल में, कहीं भी देखा होगा, अगर हम गन फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे गया, लेकिन जो आगे वो गया है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो गन पे पीछे की तरफ होगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। तो गन की मास जाता है, इससे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वो कम झटके से पीछे जाता है, विथ अ लिटिल वेलोसिटी इट मूव बिहाइंड, और बुलेट आगे जाता है ना। बेस्ट एग्जांपल है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे आप लोग बोटिंग करने गए होंगे
और बोट से जब उतरते हैं तो क्या होता है, जब बोट से उतरते हैं तो हम लोग फोर्स लगाते हैं ना बोट पे, तो बोट पीछे चला जाता है और हम लोग आगे चले जाते हैं। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या फिर ये कह सकते हैं कि व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, तो क्या होता है, हम लोग रोड पे फोर्स, हमारा जो फीट है वो रोड पे फोर्स लगाएगा एंड रोड इन टर्न हमारे फीट पे फोर्स लगाएगा, तभी हम लोग आगे मूव हो पाते हैं। अगर रोड हम पे हमारे फीट पे फोर्स ना लगाए तो वी कांट मूव अहेड, मुश्किल होगी। जैसे आप सैंड की बात कर लो, सैंड में अगर हम वॉक करें तो बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारा पैर अंदर चला जाता है, हमें रिएक्शन फोर्स तुरंत नहीं मिलता, टाइम लगता है मिलने में। अगर रोड की बात करें तो इंस्टेंट हमारे को फोर्स मिलता है फ्रॉम द सर्फेस, सॉलिड सर्फेस, रोड सर्फेस, तो वहां में वॉक करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद कर लेना है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप रॉकेट की बात करो, रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में हम लोगों ने देखा है ऐसा कुछ होता है ना, इसमें फ्यूल होता है बहुत सारा, ये फ्यूल बर्न होके पीछे की तरफ आएगा और ये रॉकेट फिर आगे की तरफ जाएगा, है ना। क्योंकि रॉकेट ने क्या किया है, ये आगे जा रहा है कुछ सब मोमेंटम से mv, तो ये अपने पीछे एक दूसरा मोमेंटम देगा रॉकेट को, तभी ये आगे जा पाएगा, पीछे जा पाएगा। तो रॉकेट आगे, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। दिवाली के दिनों में रॉकेट जला तो वो भी तो एक्शन रिएक्शन है ना, हमने आग लगाया, फ्यूल है, उसको आग देखा, आग तो नीचे की ओर आएगा, फ्यूल जो बर्न होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। वो रियल रॉकेट में भी यही एग्जांपल है हमारा, एक्शन रिएक्शन। गन वाला एक एग्जांपल हो गया, राइट। वॉकिंग ऑन द रोड इज अनदर एग्जांपल। देयर सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव इन द रियल लाइफ रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये काफी इजी है, इस पे एग्जांपल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। When we are walking on the road, how can you explain this activity by using Newton's third law of motion? ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। थियोरेटिकल क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं कि रॉकेट जब मूव कर रहा है, when rocket is moving forward up in the sky, which what kind of Newton's third law, what kind of Newton's is applied here? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तो ये हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे आप लोग अच्छे से कर लो और क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने के टाइम जो भी आपको डाउट आता है, यू कैन सेंड मी डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। बच्चों न्यूटन्स लॉ में ना ग्रेविटेशन का भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने में उनका रोल था। ग्रेविटेशन वाले फोर्स में कौन कौन सी फोर्सेस कैसे लगती हैं, तो इसको हमें करना है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, हालांकि ग्रेविटेशन में हम लोग जीते हैं, रहते हैं, लेकिन पता नहीं होता है बहुत लोगों को कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये फोर्सेस नीचे ही क्यों लगती है, ऊपर क्यों नहीं लगती, राइट। मून इज ऑल्सो कीप मूविंग अराउंड द अर्थ, राइट, ये भी ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल है। तो न्यूटन्स ने कहा था, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने कहा था कि एनी टू बॉडी इन दिस यूनिवर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ग्रेविटेशन में रिपल्सन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, मतलब जिसके पास भी मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। तो आप लोग एज ए स्टेटमेंट लिख सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, एनी टू मास इन दिस यूनिवर्स attract each other with some force, and that force मान लो कि मास है मेरे पास m1, दूसरा मास है m2, इनके बीच का सपोज डिस्टेंस है r। तो न्यूटन साहब ने बोला था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 into m2 and inversely proportional to square of the distance between them। तो इन दो फैक्टर्स को मिला दें तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाएगा, दिस वन।
इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? या फिर सिंपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। यही फोर्स हम पे भी लगता है। मान लो ये अर्थ है एंड वी आर लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस। ये स्मॉल m हो गया, ये कैपिटल M हो गया मास ऑफ द अर्थ। तो डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मैं फोर्स जो मुझ पे लगेगा मैं क्या बोलूंगा? Gmm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन मी एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। जितना फोर्स हम पे अर्थ लगा रहा है ना नीचे की तरफ, इसी को तो बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। और अगर हम लोग मून की बात करें, दिस इज योर मून, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m1। इसकी कुछ डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस मान लो स्मॉल r। ये तो घूमता रहता है। क्यों घूमता है? क्योंकि अर्थ इज कीप पुलिंग दिस मून, तभी सर्कुलर मोशन हो पाता है। तो ये फॉर्मूला मैं अर्थ और मून के लिए भी लगा सकता हूं। फोर्स कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स जो मुझ पे लग रहा था उसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं ना। कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा? Gm अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू G। कैपिटल G की वैल्यू मुझे पता है, मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, रेडियस भी कैलकुलेटेड है, फिक्स है 6400 किलोमीटर। तो सारी वैल्यूज डालने के बाद ये मिलता है अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास ये डिस्टेंस भी पता है हमारे को, मास ऑफ मून का आइडिया भी है मेरे पास, सो वी कैन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द मून बाय दिस अर्थ, राइट। एक ही फॉर्मूला हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में लगा सकते हैं किसी भी दो बॉडी के लिए, वी कैन डू दैट। ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, मान लो ये हमारे पे ग्राउंड है, कोई सरफेस है, बॉल ऐसे गिर रहा है नीचे, फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो G से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हमारे पास जितने फॉर्मूले थे ना, जैसे ये थे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो a की जगह आप लिखोगे G इन केस ऑफ फ्री फॉल, या फिर v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां भी जगह a की जगह G लिखेंगे इन केस ऑफ फ्री फॉल, राइट। तीसरा फॉर्मूला भी था ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां भी a की जगह G लिखेंगे इन केस ऑफ फ्री फॉल, है ना। फ्री फॉल मींस जस्ट छोड़ देना है उसको, वो अपने आप ही नीचे जा रहा है। दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं हवा में चला गया, ऊपर चला गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कुछ और होगी, वो हाइट पे डिपेंड करने लगेगी। अब जितना मैं दूर जाऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब आई एम फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ इफेक्ट और एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस अर्थ। तभी आप लोगों ने देखा होगा ना, स्पेस में जो ऊपर जाते हैं तो तैरते रहते हैं ऐसे ऐसे हवा में, क्योंकि अर्थ का इफेक्ट 0 हो चुका है, मिनिमम है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग।